Okay, dear guys, let's solve a question. It's a relatively simple question. This question, as you can see, this is a profit and loss statement of Exxon Limited for the tax year ended on June 30th, 2020. और आपके पास ये जो इनकम स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट है, ये एक कन्वेंशनल वे में दी हुई है, जिसमें एक तरफ आपकी इनकम आती है और दूसरी तरफ आपके एक्सपेंसेस आते हैं। तो आप अगर इसमें देखें तो आपको बड़ा क्लियर नज़र आएगा कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद दो किस्म की इनकम है, फिर ये सारे एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं, और यहाँ से हमारे पास एक नेट प्रॉफिट की फिगर आ रही है विच इज़ 45,800। एक्सपेंसेस बड़े नॉर्मल एक्सपेंसेस जो हमारे सामने होते हैं, ऑफिस सैलरीज, मिसलेनियस एक्सपेंस, selling expenses, utilities expenses, auditors fees, bad debt expense, amortization of initial expenses and net profit। इस तरीके से हमारे पास ये फिगर्स आ रही हैं। अब हम इसकी फर्दर डिटेल देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या इसकी डिटेल्स मौजूद हैं। These are some of the details जो कि प्रॉब्लम नंबर 1 के साथ मौजूद है। सबसे पहले उसने आपको बता दिया सेल्स एंड परचेजेस आर वेरीफाइड, देयरफॉर द डिक्लेयर्ड ग्रॉस प्रॉफिट इज लायबल टू बी एक्सेप्टेड। इसका मतलब है कि समहाउ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ग्रॉस प्रॉफिट को एक्सेप्ट कर लिया है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट मौजूद है वो सही है। अब बाकी में उनको कुछ इश्यूज हैं, कुछ एतराज़ात हैं। मिसाल के तौर पर रेट्स एंड टैक्सेस के अंदर वो कहते हैं जी 15,000 की जो अमाउंट है, 15,600 की अमाउंट है, दैट रिप्रेजेंट सेल टैक्स पेड अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी नॉट पुट टू यूज ड्यूरिंग द ईयर। कि 15,600 रुपये जो है वो आपने सेल टैक्स पे किया था असल में किसी मशीनरी के ऊपर, और वो मशीनरी अभी तक इस्तेमाल में नहीं आई। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो इस्तेमाल में आई या नहीं आई ये अलग इशू है, लेकिन चूँकि सेल टैक्स पेड ऑन मशीनरी है, एज ए स्टूडेंट ऑफ अकाउंटिंग हमें अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी एसेट को एक्वायर करने के लिए जो हम सेल टैक्स पे करते हैं वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा होता है। इसका मतलब है दिस 15,600 इज एसेंशियली अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट्स नॉट अ नॉर्मल एक्सपेंस। इसलिए ये ज़ाहिर डिडक्टेबल एक्सपेंस के तौर पर कंसिडर नहीं किया जा सकता। वन रीजन इज अ टैक्स, सेकंड रीजन इट्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये एसेट की कॉस्ट है। ओके, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड अमोर्टाइजेशन शेड्यूल वगैरह जो है ये अकाउंटिंग के लिए सेपरेट होते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए डिफरेंट रेट्स दिए होते हैं। ठीक है, वो हम अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम इसको सिर्फ ये देख लेते हैं कि एफबीआर ने जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउ किया है और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस अलाउ किया है वो है 35,500 एंड 8,600। जबकि अगर मैं दोबारा सवाल में पीछे जाके देखूं तो मुझे इसके रेट्स थोड़े से डिफरेंट नजर आएंगे, मुझे इनकी फिगर्स डिफरेंट नजर आएंगी जो सवाल में दी हुई हैं। दैट इज 45,400 एंड 15,200, जबकि एफबीआर इसको कम पे हमें इसकी इजाजत दे रहा है। ओके, नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस की जो फिगर दी हुई है हमारे पास, उस फिगर में 1,25,600 रुपये जो है उनके बारे में इनकम टैक्स ने जो स्क्रूटनाइज किया है, उन्होंने कहा जी कि आपने 1,25,600 रुपये का तो रूफ टॉप खरीदी है बेसिकली, जिसपे आप बिल बोर्ड लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वो उसकी जो कॉस्ट है वो बेसिकली एक्सपेंस नहीं है, बल्कि अगेन इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड नेक्स्ट वो कहते हैं यूटिलिटी एक्सपेंसेस, जो आपने 50,000 रुपीज की फिगर लिखी है उसमें से 22,000 रुपये तो एडवांस सिक्योरिटी पेमेंट है, तो ये 22,000 रुपये एडवांस के तौर पर आप रिकॉर्ड करेंगे, इसको भी आप एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब सवाल आया जी कि टैक्सेबल इनकम और टैक्स पेएबल देयर ऑन निकालना है। अच्छा, अब इसके दो अदद तरीके हो सकते हैं अगर हम इसको बिल्कुल समझने की कोशिश करें। पहला तरीक़ाकार तो ये हो सकता है कि मैं इसी जगह से शुरू करूं और मैं कहूं कि जी ये जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से जो जो एक्सपेंस सही है वो मैं निकालता जाऊंगा और बाकी छोड़ता जाऊंगा। ठीक है, यानी कि एक तरीक़ेकार ये हुआ कि मैंने अपना सवाल सॉल्व करना शुरू करना है इस ग्रॉस प्रॉफिट से, और जिन जिन एक्सपेंसेस के बारे में कुछ शिकायत मौजूद हैं या इश्यूज मौजूद हैं उनको मैं छोड़ता जाऊंगा, बाकी सबको लिखता जाऊंगा। इस तरीके से मैं इस नेट प्रॉफिट पे पहुंच जाऊंगा। दूसरा तरीक़ाकार ये हो सकता है कि मैं इस नेट प्रॉफिट से शुरू करूं और जहां जहां प्रॉब्लम है उन चीज़ों को रिवर्स करता चला जाऊं। ठीक है, ये दो अदद तरीके हो सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम पहली अटेम्प्ट में इन दोनों तरीकों से सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्रेफरेबल तरीका
क्या है, और फिर हम वो वाले प्रेफरेबल तरीके से ही इसको सॉल्व किया करेंगे। ठीक है जी, चलें हम इस सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक्सेल की शीट मैंने खोली हुई है यहाँ पे। दिस इज ए क्वेश्चन जो कि मेरे पास मौजूद है। एक मिनट में इसको, ओके, ये मेरे पास सवाल है। ओके, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि एक तरीके कार हमारे पास ये हो सकता है कि हम इसको शुरू करें बेसिक से कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड था क्या। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड मौजूद है जी 9,50,000 रुपये। ठीक है, मैं अगर इसको थोड़ा स्मॉल कर लूँ आप इसको शायद मज़ीद बेहतर देख सकें। ये जी मेरे पास 9,50,000 रुपये। अच्छा, अब अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल के तहत मैं करूँगा क्या, मैं इसमें से एक्सपेंसेस को लेस करना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ कि एडमिजिबल एक्सपेंसेस। ठीक है, मैं इनसे कह रहा हूँ कि जी जो मेरे एडमिजिबल एक्सपेंसेस है उनको मैं लेस कर लेता हूँ। सबसे पहला जो एक्सपेंस मेरे सामने मौजूद है वो कौन सा मौजूद है, ऑफिस सैलरीज। ऑफिस सैलरीज यहाँ पे 4 लाख रुपए की फिगर दी हुई है और ऑफिस सैलरीज के बारे में यहाँ पे कहीं कोई आगे ऑब्जर्वेशन मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि 4 लाख रुपए को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है एज ए एक्सपेंस, तो इसका मतलब है इन्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे चलाते हैं मजीद। नेक्स्ट आ गया जी मिसलीनियस एक्सपेंस। मिसलीनियस एक्सपेंसेस के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ कि इसमें भी कोई इशू नहीं है, तो मैं इसको एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगला आ गया जी सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में जो फिगर मेरे पास मौजूद है वो है 2,26,000। हाउएवर यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि इस 2,26,000 रुपये में से जो आपने एक जो बड़ा मेजर जो वो कहता है जी जो आपने एक्सपेंडिचर किया है वो क्या आपने किया है, सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में ये उसने बता दिया है हमें कि सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर 1,25,600 की फिगर जो है वो तो रूफ टॉप और बिल बोर्ड की है, तो वो अलाउड नहीं है। अब इसका मतलब है कि 2,26,000 में से 1,25,600 की फिगर अलाउड नहीं है, बाकी सारे अलाउड है। तो मैंने इनको माइनस कर दिया, सेलिंग एक्सपेंसेस आ गया 1,04,000 रुपये, यानी कि ये वो एक्सपेंसेस हैं जो कि बेसिकली अलाउड है। तो यहाँ तक मुझे इसका फिर दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है जी, दोबारा मैं पिछली स्लाइड पे चला जाऊँ। सेलिंग एक्सपेंसेस के बाद कौन सी फिगर मौजूद है, दैट इज कॉल्ड जी यूटिलिटी एक्सपेंसेस। यूटिलिटीज एक्सपेंसेस, यूटिलिटीज एक्सपेंसेस की फिगर यहाँ पे लिखी हुई है 50,000। अगेन आपको अगर याद आए तो हमने लास्ट में पढ़ा था कि यूटिलिटीज एक्सपेंस के में से 22,000 रुपये की जो फिगर है वो तो एडवांस जमा कराया हुआ है हमने वहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पर। इसका मतलब है 22,000 रुपये एक्सपेंस नहीं हो सकता, तो मैंने 50,000 में से 22,000 माइनस कर दिया, तो यूटिलिटीज एक्सपेंसेस आ गया 28,000। इसका मतलब है मेरा यूटिलिटी एक्सपेंसेस 28,000 रुपीज़ वो है जो कि एडमिजिबल है। आपने इस लाइन के ऊपर फोकस करना है कि दीज आर एडमिजिबल एक्सपेंसेस, आप इनको लेस करते जा रहे हैं क्योंकि आपने जीरो से शुरू किया है। अगली फिगर आ गई जी ऑडिटर्स फीस। ऑडिटर फीस के बारे में दोबारा कोई चौके डिस्कशन नहीं हुई, तो वी कैन सिंपली एज्यूम कि इसके बारे में कोई शिकायत नहीं है सिस्टम को। ओके जी, इसके बाद लीगल चार्जेस के बारे में भी चूँकि किसी किस्म की डिस्कशन नहीं हुई, इसका मतलब है मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि इसके बारे में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी किस्म का इतराज़ नहीं है। इसके बाद जी हमारे पास आ गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो कि अगेन कोई इशू जो कि डिस्कस नहीं हुआ, इसका मतलब है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में भी कोई इशू नहीं है, 45,000। उससे नेक्स्ट फिगर मेरे पास आ गई रेट एंड टैक्सेस।
रेट एंड टैक्सेस। रेट एंड टैक्सेस में अगर आपको याद हो तो रेट एंड टैक्सेस में उसने हमें बताया था कि एक कोई एक्सपेंस है जो कि आपने बेसिकली सेल टैक्स पे किया है, तो आपको चाहिए था कि आप उसको 15,600 की फिगर है जो कि मशीनरी के ऊपर सेल टैक्स पे किया है। तो हमने कहा कि ज़ाहिर है ये जो फिगर है ये अल्टीमेटली एक्सपेंस के तौर पर कंसीडर नहीं हो सकती। तो रेंट रेट एंड टैक्सेस की फिगर लिखी कितनी हुई है हमारे पास 1,35,000, लेकिन ज़ाहिर है उस 1,35,000 में से चूँकि 15,600 एक्सपेंस नहीं है, मैंने उसको माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो बाकी एक्सपेंस था वो आ गया, विच इज़ 1,19,400। ठीक हो गया जी। बाकी जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास जो किताब में लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सवाल के अंदर, वो लिखा हुआ है 45,600। इसी तरीके से एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस जो है वो काउंटिंग रिकॉर्ड में लिखा हुआ है 15,200, लेकिन एफवीआर ने कितना अलाउड किया है मैं इसको ज़रा देख लेता हूँ यहाँ जाके। एफवीआर ने जी अलाउड किया है डेप्रिसिएशन 35,500 और एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस अलाउड किया है 8,600। ठीक है जी। अब चूँकि मैं सवाल इस तरीके से कर रहा हूँ कि जो जो एक्सपेंसेस अलाउड है सिर्फ उन्हीं को लिख रहा हूँ, तो जो एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है मैंने उनको नहीं लिखा, मैंने सिंपल इसको लिख लिया। ठीक है। अच्छा ओके, एक चीज़ रह गई हमारी बैड डेट एक्सपेंस। बैड डेट एक्सपेंस के बारे में चूँकि कोई डिस्कशन मौजूद नहीं है, और बैड डेट एक्सपेंस के बारे में मुझे पता है, ये हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि बैड डेट एक्सपेंस सिर्फ उतने ही अलाउड होते हैं जितने इनकम टैक्स कमिश्नर अलाउ करता है। तो जो कि कहीं अलाउ नहीं किए हुए, कहीं नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि बैड डेट एक्सपेंस कोई भी अलाउड नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि बैड डेट एक्सपेंस के बारे में कोई जिक्र नहीं है। नॉर्मल सिचुएशन में बैड डेट एक्सपेंस अलाउड नहीं होते, तो नॉर्मल सिचुएशन को हमने लेके कह दिया कि बैड डेट कोई अलाउड नहीं है। तो मैं बेशक एक काम करता हूँ, मैं ज़रा सा इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए मैं यहाँ पे आगे फिगर 0 लिख लेता हूँ। वैसे तो ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की भी, लेकिन चले मैं इसको भी लिख लेता हूँ ताकि हमारा एक थोड़ा सा जो है ना वो कॉन्सेप्ट इसी लिहाज से डेवलप होता रहे कि हम कर आखिर क्या रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास आ गए जी सारे के सारे एडमिसिबल एक्सपेंसेस। ठीक है, मैं अगर इन सारे एडमिसिबल एक्सपेंसेस को सिंपल सा ब्लॉक बना के और यहाँ पे मैं इसको जमा कर लूँ, तो मुझे ये पता चल गया कि मेरे जो सारे लेस एडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं वो ये हैं। अच्छा, अब इसी स्टाइल को मैं ज़रा नीचे जाके ऐड कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे करता हूँ जी ऐड कर लिया मैंने। क्या मैंने कहा जी कि वो वाली इनकम जो कि टैक्सेबल है। ठीक है, यानी कि ये मैं वो वाली इनकम की बात कर रहा हूँ कि वो तमाम इनकम जो असल में टैक्सेबल होती है इस सवाल में ही। अब वो इनकम टैक्सेबल कौन सी है? मिसलेनियस इनकम। आपने सवाल में देखा होगा 2 लिखी हैं, एक लिखा है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम हमारी पूरी एग्जम्प्ट होती है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। मिसलेनियस इनकम हमारे सामने मौजूद है और इसकी जो फिगर है वो कितनी है 25,000। तो मैं इसको सिंपल यहाँ पे लिख लूँ 25,000। ठीक है, और मैं यहाँ पे अगर लिख लूँ कि जी टैक्सेबल कॉरपोरेट इनकम। ठीक है, तो मैं बड़े आराम से अब मैं अगर इन फिगर्स को ऐड कर लूँ, दिस जो कि सॉरी मैं इसको लेस कर रहा हूँ माइनस दिस, और ये इनकम ऐड कर रहा हूँ दिस, तो मुझे ये पता चला कि मेरी जो टैक्सेबल इनकम है बेसिकली वो मुझे पता चल गया कि वो कितनी आ गई है। टैक्सेबल इनकम जो है जी वो मेरी आ गई है 1,72,100 रुपये। ठीक है, और अब इसके ऊपर मेरा ज़ाहिर कॉरपोरेट टैक्स लगेगा, और कॉरपोरेट टैक्स का रेट अभी हमने देख लिया है 29%। तो हम बड़े आराम से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 29 से। तो ये मेरा जी जो पोजीशन है वो आ गई आपके सामने टैक्स के बारे में कि मेरा कॉरपोरेट टैक्स कितना बनता है। ठीक है जी। अच्छा जी, नाउ दिस इज वन स्टाइल ऑफ सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन।
ठीक है। अब मैं इसका सेकंड स्टाइल से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि पहले स्टाइल में मैंने ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू किया था, सेकंड स्टाइल में मैं इसको नेट इनकम से शुरू करूँगा और फिर मैं देखूँगा कि अब नेट इनकम से इसका किस तरीके से काम चलता है। तो मैं इसको ज़रा, ये जो कि एक पूरा सवाल हो चुका है, तो मैं इससे आप लोगों की सिर्फ आसानी के लिए थोड़ा सा, उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा ब्लॉक सा बना लेता हूँ ताकि आप बिल्कुल इसको सेपरेटली देखने की सिचुएशन में आ जाएं। बिल्कुल ठीक है। लेट्स सपोज मैंने इसको ये कर दिया। अब मैं इसी सवाल को दोबारा रिपीट करता हूँ दूसरे तरीके से। और अब वो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि मैं नेट प्रॉफिट से शुरू करता हूँ। मैं ये कहता हूँ जी नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अब नेट प्रॉफिट कितना है अकाउंटिंग रिकॉर्ड में आप देखें तो दैट इज 45,800। मैंने 45,800 से शुरू किया। अब देखें इसमें लॉजिक क्या है। इसमें लॉजिक ये है कि असल में इस सवाल के अंदर तकरीबन 12-13 एक्सपेंसेस हैं, लेकिन उसमें से जो प्रॉब्लम थी वो सिर्फ 2-3-4 में थी। तो 2-3-4 की प्रॉब्लम को हल करने के लिए मुझे सारा एक्सपेंसेस को दोबारा बनाने की क्या जरूरत है? मुझे चाहिए जहाँ पे प्रॉब्लम है उस सिचुएशन को मैं रिवर्स कर दूं। जहाँ पे गलत हुआ है, जहाँ पे गलत माइनस हुआ है उसको ऐड कर दूं, जहाँ पे गलत ऐड हुआ है उसको माइनस कर दूं। अब मैं उस कॉन्सेप्ट के तहत रिवर्स चल रहा हूँ। तो रिवर्स के केसेस में क्या हुआ, अब मैं ऐड बैक करने की कोशिश करूंगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर सबसे पहली बात कर लूँ, आपको पता है ऑफिस सैलरीज में कोई इशू नहीं था, कोई मसला नहीं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस में कोई इशू नहीं था, कोई मसला नहीं। सेलिंग एक्सपेंसेस में 2,26,000 की जो फिगर थी, ये आप लोगों को पता है कि 2,26,000 की फिगर में 1,25,600 रुपये वो एक्सपेंस था जो कि रूफ टॉप का एक्सपेंस था। तो मुझे इसको ज़ाहिर ये जो रूफ टॉप का एक्सपेंस था ये अलाउड नहीं था। तो जो मुझे एतराज़ था वो 1,25,600 के एक्सपेंडिचर में था। ठीक है। आप अगर इसको दोबारा यहाँ पे देखें तो आपको एतराज़ किस चीज़ में था? आपको एतराज़ था ये सेलिंग एक्सपेंसेस में 1,25,600 पे। तो चूँकि 1,25,600 पे एतराज़ था तो हम सिंपली करते क्या है, हम अब यहाँ पे लिख लेते हैं जी सेलिंग एक्सपेंसेस, और सिर्फ वो फिगर जिसमें एतराज़ है 1,25,600 सिर्फ उसको कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐड कर दें इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, यानी कि वो एक्सपेंसेस जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ नहीं कर रहा किसी भी सिचुएशन के अंदर, मैंने उसको वापस रिवर्स करना शुरू कर दिया। ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस के बाद यूटिलिटी एक्सपेंसेस, दोबारा वही वाला मसला मेरे सामने आ गया जी। और वो क्या मसला है? वो मसला ये है कि 50,000 के एक्सपेंस में 22,000 के एक्सपेंस को वो अलाउ नहीं कर रहे। तो जिस एक्सपेंस को अलाउ नहीं कर रहे उसको मैं दोबारा ऐड बैक कर लेता हूँ बस। बाकी मुझे किसी को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया जी। आगे ऑडिटर्स फीस में दोबारा कोई मसला नहीं है, लीगल चार्जेस में कोई मसला नहीं है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में कोई मसला नहीं है। रेट्स एंड टैक्सेस में दोबारा थोड़ा सा मसला है। और रेट्स एंड टैक्सेस में कितना मसला है? रेट एंड टैक्सेस के अंदर जो आपके पास फिगर है वो 1,35,000 रुपये की है, और इसमें आपको पता है 15,600 का हमने सैलरी सेल्स टैक्स पे किया था। तो मैं अगर दोबारा उधर ही चला जाऊं, ये जी 15,600 का सेल टैक्स पे किया था, जिस पे मुझे अभी एतराज़ है। तो जिस पे एतराज़ है सिर्फ उसी अमाउंट को मैंने वापस ऐड बैक कर दिया, इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर दिया कि इसमें एतराज़ है तो ये हम वापस कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं इसको थोड़ा सा मज़ीद, और अगली फिगर हमारे पास अब क्या है? अगली फिगर हमारे पास रेट एंड टैक्सेस के पास है बैड डेट एक्सपेंस। यस। अब बैड डेट एक्सपेंस में हमने एज्यूम किया था कि बैड डेट एक्सपेंस पूरे के अंदर इनकम टैक्स को एतराज़ है, इसीलिए हमने कहा था कि वो इन लेस करने की इजाज़त नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे जो कि बैड डेट एक्सपेंस पूरे पे आपको एतराज़ है तो आप इस पूरी की पूरी फिगर को वापस ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि आपको पूरे ही एक्सपेंस कबूल ही नहीं है। तो जो एक्सपेंस कबूल नहीं है उसको आपने रिवर्स कर दिया। ओके जी। नेक्स्ट थिंग, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब दोबारा हमारे सामने वही मसला आ गया कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 35,400। और अलाउड कितना है? अलाउड आपको पता है 35,500।
ठीक है, लिखा कितना है 35,400, अलाउड कितना है 35,500। इसका मतलब है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है जिस पे आपको, वो जो दोनों का जो डिफरेंस है उस पे आपको एतराज है। तो जिस चीज पे आपको एतराज है आप उसको अगेन रिवर्स बैक कर दें। 45,400 माइनस 45,400 माइनस 35,500, तो चूंकि इस पे एतराज है 9900 को हमने रिवर्स बैक कर दिया, ठीक है, ऐड बैक कर दिया वापस। सिमिलरली अमोर्टाइजेशन का जो एक्सपेंस है, अमोर्टाइजेशन का एक्सपेंस भी ज़ाहिर है आप बिल्कुल इसी तरीके से कर लेंगे कि अमोर्टाइजेशन की जो फिगर सवाल में लिखी हुई है वो लिखी हुई है 15,200 और जो अलाउड है वो है 8,600, यानी कि हमें कितनी फिगर पे एतराज़ है, 6600 पे एतराज़ है। इस 6600 को हमने ऐड बैक कर दिया। ठीक होगी जी बात। ये मेरे पास अब सारे एक्सपेंसेस के मसले हल हो चुके हैं। मैं वही वाला काम यहाँ पे भी कर लेता हूँ कि मैं इन सारे एक्सपेंसेस को ऐड करके यहाँ पे फिगर को एक दफ़ा बना लेता हूँ पूरे ब्लॉक की शक्ल में। ठीक है, अब चूँकि मैं रिवर्स चल रहा हूँ, अब मेरे सामने अगला मसला आ गया, और अगला मसला ज़ाहिर है मेरे सामने क्या है, अब मेरे सामने इनकम का मसला है कि वो वाली इनकम जो कि एडमिसिबल है कि नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि जी इनकम नॉट टैक्सेबल। चूँकि इनकम पहले ऐड हुई है तो अब हमें इनकम को लेस करना पड़ जाएगा, ठीक है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसमें से ठीक चलता रहे। अब देखें यहाँ पे, आप देखें तो एग्रीकल्चर इनकम पे आपको एतराज़ है, आप कहते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं है, बाकी इनकम टैक्सेबल है। तो एग्रीकल्चर इनकम की फिगर कितनी है, 1 लाख। इसका मतलब है कि ये जो एग्री इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम, ये वो इनकम है जो कि चूंकि एग्जेम्प्ट है, इसलिए इस पे टैक्स नहीं होता। तो ये मेरे पास जी एग्रीकल्चर इनकम भी आ गई। ये मैंने एक्सपेंसेस भी हल कर लिए और इनकम भी हल कर ली। अब मैं यहाँ पे अगर जाके दोबारा इस पे वही वाला तरीके से फार्मूला अप्लाई करूँ तो दिस प्लस दिस माइनस ऑन दिस, ये मेरे पास नेक्स्ट फिगर आ गई जी टैक्सेबल इनकम की। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि ये वही वाली फिगर है। अब मैं अगर इसके ऊपर अगेन कॉर्पोरेट टैक्स लगा दूं एट द रेट ऑफ 29%, तो ये वही सेम फिगर मेरे सामने आ जाती है जो हमने अभी सॉल्व की थी, 49,909। ये आप दोनों फिगर देख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ ये है कि एक सवाल को मैंने पहले तरीके से भी सॉल्व किया, दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया। अब जो हमारे सामने बेसिक सवाल था वो क्या था? बेसिक सवाल हमारे सामने ये था कि कौन सा तरीका फीजिबल है या प्रेफरेबल है। तो प्रेफरेबल जो है वो हमारा हमेशा सेकंड मेथड है, इसलिए कि इस सवाल में तो इतनी प्रॉब्लम्स थी। बाद सवाल ऐसे भी आ सकते हैं आपके सामने जिसमें सिर्फ 1 या 2 प्रॉब्लम्स हो, तो 1 या 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप पूरा सवाल दोबारा सॉल्व नहीं करते, बल्कि आपके लिए बेहतर तरीक़ेकार होता है कि आप नेट प्रॉफिट से शुरू करें और जहां 1-2 प्रॉब्लम है उनको ऐड बैक करके अपना मसला हल कर लें। ठीक है जी, सो दिस इज़ हाउ हम इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं। इसमें एक पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहूँगा डेप्रिसिएशन के हवाले से। जिस तरह डेप्रिसिएशन के केस में मैंने ये देखा कि मैंने इन दोनों फिगर्स को यहाँ माइनस कर दिया है। एक दूसरा तरीक़ेकार ये भी हो सकता है कि डेप्रिसिएशन की जो पूरी फिगर है, यानी कि एक दूसरा तरीक़ेकार ये हो सकता है कि डेप्रिसिएशन की वो पूरी फिगर जो लिखी हुई है मेरे पास सवाल में, मैं ये कह दूं कि मैं इन दोनों को ऐड बैक कर रहा हूँ पूरे की पूरी फिगर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये वाली फिगर जो बेसिकली अलाउड नहीं थी, मैंने इस पूरे के पूरे को ऐड बैक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद मैंने जब मैं ये इनकम वाला काम कर रहा था तो मैंने बड़े आराम से इन्हीं दोनों फिगर्स को यहाँ पे उठाया और मैंने वो वाला एक्सपेंस जो असल में मुझे अलाउड था, और वो कौन सा था? असल में आपको पता है ये था 35,500 एक फिगर थी,
और 8600 दूसरी फिगर थी। मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे फिर अब सॉल्व कर लूँ, ठीक है। यानी कि एक मेरे पास तरीका क्या हुआ कि मैं डिफरेंस लेके सॉल्व कर लिया, दूसरा तरीकाकार क्या हुआ कि मैंने ऊपर 100% फिगर ले ली और नीचे भी ऊपर 100% फिगर जो इनएडमिसिबल थी उसको ऐड कर दिया और नीचे जो अलाउड थी उसको लेस कर दिया। अगेन मैं दोबारा उसी जगह पे पहुंच गया हूँ, ठीक है। अभी आपकी मर्जी है आप इसको किस तरीके से करना चाह रहे हैं, दोनों तरीके आपके लिए फीजेबल हैं, लेकिन प्रेफरेबल तरीकाकार जो है ना डेप्रिसिएशन में दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर लें। इसलिए कि बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि अगर आपका अलाउड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे सवाल इस तरीके से था कि अलाउड कम था और नॉट अलाउड ज़्यादा था, अगर इससे रिवर्स हो गया तो फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में आप गलती कर सकते हैं। इसलिए इसको ज़रा समझ लें अच्छी तरीके से। एज फार एज क्वेश्चन इज कंसर्न कि कौन सा मेथड प्रेफरेबल है, तो नॉर्मल जो मेथड प्रेफरेबल है वो यही वाला मेथड है जो कि जिसको मैं ब्लू के साथ थोड़ा सा कर रहा हूँ कि नॉर्मली जो हमारे पास एक्सपेंडिचर जो हम यूज़ करना पसंद करते हैं वो यही यूज़ करना पसंद करते हैं, ठीक है गाइज। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट रीजनेबली समझ आ गया होगा। बाकी रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस एंड रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर थ्योरी कि आप थ्योरी को कितनी अच्छी तरीके से समझते हैं। थैंक यू गाइज।